खबरें विस्तार से। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। इसी बीच सीएम की रेस में शामिल डीके शिवकुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धरमैया के बहुमत के दावे पर कहा कि मैं कोई संख्या का दावा नहीं करूंगा, जो कांग्रेस की संख्या है वही मेरी संख्या है। सभी विधायकों ने पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा है। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस के विधायक छोड़कर गए थे तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लड़कर कांग्रेस को इस मकाम तक पहुंचाया। बीते 5 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ उसका पर्दाफाश सही समय पर करूंगा। I just want to communicate to all my media friends. Since today is my birthday, a lot of people have come to wish me. I have to go to my deity with my family. After going that, I leave to Delhi. I don't know what time I will leave to Delhi. Whichever the flight is available, I will take it and go. One thing I would like to tell, we have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the midterm also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. Even when she appointed me, even at the our conclave which was being held at Rajasthan, we assured her that in the Raipur also that we all will work unitedly and deliver Congress party to Delhi, Karnataka government to Delhi. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise. Lest वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है हम वहां उसे समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूं लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं तो ये नीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस अपनी अपनी 200 सीटों पर मजबूत है, हमने जो गणना की है उन्हें लड़ने दें, हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करती हूं, आप बंगाल में मेरे खिलाफ ना लड़े तो ये नीति चलनी चाहिए। इस तरह की कुछ अच्छा हासिल करना है तो कुछ क्षेत्रों को कुर्बानी देनी होगी। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकती हूं, जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती और लोग निराश और हताश हैं। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है। So at this situation, I think whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi, Bihar. They are together, so they Nitish ji, Tejaswi, and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. बिल्कुल लड़ेंगे, बंगाल में क्यों, हर जगह लड़ेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें। आज ये कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप
जिताने की प्रयास करे, कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में जनसंघर्ष यात्रा निकाली। सोमवार को यात्रा का 5वां और आखिरी दिन था। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे पूरी नहीं हुई या नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। हम गाँव में हर जगह जनता के साथ पैदल चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं निकाला। आप मुझे गाली दो, आरोप लगाओ, मुझे चिंता नहीं। जनता ही जनार्दन होती है। जिन बच्चों के पेपर रद्द हो गए वो हताश होते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, टाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे होते बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीम वानखेड़े पिछले काफी दिनों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उनसे जुड़े एक मामले में एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एनसीबी की विजिलेंस ने 11 मई को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 25 अक्टूबर 2021 को विजिलेंस जांच शुरू हुई थी। विजिलेंस एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े, सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 2 अक्टूबर 2021 को कोडोलिया क्रूज में रेड हुई थी। विजिलेंस की जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में नोट में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह के वी गोसावी के वाहन में लाया गया। केवी गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया। केवी गोसावी और उनके सहयोगी ने सवीले डिसोजा से आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसी मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हो गई। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का।
भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते। छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल आएंगे छत्तीसगढ़। 16 मई को लेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पिछली बैठक में दिए टास्क की होगी समीक्षा। सरकार को मुख्यमंत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश और हैदराबाद में HUT की गिरफ्तार संदिग्धों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपियों ने धर्मांतरण किया, वहीं युवतियों को भी लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया। गृह मंत्री ने इसे लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं कमलनाथ ने भी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद और मध्य प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई में पकड़े गए 16 गिरफ्तार आरोपियों से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तार 16 आरोपियों में 7 ने धर्मांतरण किया था। कुछ युवक हिंदू से मुस्लिम बने, फिर इन लोगों ने युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया। इस खुलासे के बाद से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उनका कहना था कि जिहादी कॉकरोचों पर सरकार पेस्टिसाइड की तरह काम कर रही है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। आतंकियों की साजिश को लेकर कमलनाथ ने भी बयान दिया। उनका कहना था कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि एमपी में आतंकी घुसपैठ ना कर सकें। अब ये पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का दायित्व है कि ये मध्य प्रदेश को मुक्त करें इससे। पकड़े गए आतंकियों के तार HUT नाम के संगठन से जुड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि इस संगठन को एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। माना यह जा रहा है जल्द ही HUT के आका के गिरबान तक NIA का शिकंजा कसेगा। उधर अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया। इस बार इन्होंने हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि हिंदुत्व धर्म नहीं। इतना ही नहीं, यहां तक कहा कि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने डंडे मारो। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। अपने बयानों की वजह से अक्सर बवाल खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार हिंदुत्व को लेकर ललकारा है। खुद को सनातनी बताया है। हिंदुत्व को तो धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग लोग अपने तरीके से देते आए हैं। कोई इसे अपनी पहचान के प्रति सजग होना बताता है तो कोई इसे हिंदू धर्म की राजनीतिकरण का पॉलिटिकल टूल बताता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सोच अलग है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ दिया है। इनका कहना है कि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने डंडे मारो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो।
जब बात हिंदुत्व की आती है तो सियासत में सहज ही उसे संघ, बीजेपी और उस विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं से जोड़ दिया जाता है। और ऐसे जुड़ाव पर भला दिग्विजय सिंह कैसे ना बरसें। सनातन की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए और लगे हाथ बीजेपी पर भी हमला बोला। आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया। अब कोई हिंदुत्व पर सवाल उठाए, भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है। और बात जब दिग्विजय सिंह की हो फिर तेवर देखते ही बनते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता आपको भली भांति जानती है। आप आतंकवादियों को जी कहते हैं, जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं और अब बजरंग दल और भाजपा को गालियां देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह जी, पूरे देश की भावनाओं की कदर करते हुए भोपाल की जनता ने आपको 3.5 लाख वोटों से घर बिठाया था, पर आप उससे भी अब नहीं चेते हैं। आने वाले समय में चेत जाइए, वरना कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, क्योंकि हिंदू जो है वो तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है दिग्विजय सिंह जी। और आपका प्रेम तो जिहादियों से है, आपका प्रेम तो आतंकवादियों से है। और सदैव ही आपने जिस प्रकार का सम्मान उसामा जी को दिया है, हाफिज साहब को दिया है, या फिर शांति का दूत आपको जाकिर नायक लगा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा किस प्रकार की है, ध्रुवीकरण का आपका एजेंडा क्या है। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह के इस बयान से बहस छिड़ गई है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती आई है और दिग्विजय सिंह को कई नेता पाकिस्तान का एजेंट तक कह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के नौबतपुर के तरेत मठ में बागेश्वर बाबा का आज दिव्य दरबार लगा। लाखों की भीड़ उमड़ी। जैसा कि कल कहा गया था कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा, पर बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और अर्जी सुनते हुए लोगों की समस्याओं का हल भी बताया। पूरा माहौल बाबा में नजर आया। पहली शर्त हमारे चक्कर में ना पड़ो, दूसरी शर्त दुनिया ओझान के चक्कर में भी ना पड़ो। नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का तीसरा दिन सोमवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा। उम्मीद से ज्यादा भीड़ के चलते पहले बाबा के दिव्य दरबार को स्थगित करने और हनुमंत कथा के आयोजन की बात कही गई थी, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे तरेत पाली मठ में बाबा का दिव्य दरबार सज गया। बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार में लोगों की अर्जी तो सुनी ही, समस्याओं का समाधान भी बताया। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। दिव्य दरबार में न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा को भी बाबा की परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो पर्चा बागेश्वर बाबा ने लिखा, उस 2 पर्चे पर लिखे नाम के श्रद्धालुओं को न्यूज़ 18 रिपोर्टर को गद्दी तक लाने का आदेश बाबा ने खुद दिया। और आप वहीं जाओगी जिनके हम पर्चा बना चुके होंगे, और आप उनको ही लाओगी जिनके पर्चे लिखे रखे होंगे। बैठना छोड़ देंगे, बाबा के दिव्य दरबार की खासियत यह है कि जिस श्रद्धालु को मंच पर बुलाते हैं उसके नाम का पर्चा खुद बाबा लिख चुके होते हैं। उस श्रद्धालु को मंच तक भेजने का आदेश बाबा किसी को भी देते हैं और ठीक वही श्रद्धालु बाबा की गद्दी तक पहुंच पाते हैं।
और वैसा हुआ भी। जिन 2 श्रद्धालुओं के नाम बाबा ने लिखे, उन्हीं को लेकर न्यूज 18 रिपोर्टर विनीता मिश्रा ने कुछ मिनटों बाद ही गद्दी तक पहुंची। दोनों लोगों को वहीं खड़ा कर लीजिए अपने पास। वो थोड़ा नजदीक बैठिए। अभी भगवती की मालिश करवा दूं, वहां बैठा बस नहीं माता। वैसे श्रद्धालुओं के नाम अपने संदेश में बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया कि बिहार में वे 2 दिनों का दिव्य दरबार जल्द लगाएंगे। बिहार में इस बार को कम समय का दरबार लग पाया अव्यवस्था के कारण। अगली बार 2 दिन का दरबार बिहार में लगाएंगे। उनसे की गई थी, लेकिन सोमवार को बाबा ने भक्तों को मायूस नहीं किया और आखिरकार सज ही गया बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। न्यूज 18 के लिए पटना के नौबतपुर से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने की वजह से 28 मई को फिर चुनाव होंगे। तुर्की में मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को 49.51% वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को कमाल कलचदारलू को 44.79% वोट मिले हैं। किसी को भी 50% वोट नहीं मिलने की वजह से रन ऑफ होगा। तुर्की के चुनाव प्रमुख ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरा राउंड होगा। सोमवार को कलचदारलू अंकारा में अपने पार्टी मुख्यालय के स्टेज पर खड़े हुए। हालांकि अपने समर्थकों से घिरे उन्होंने आत्मविश्वास की थोड़ी कमी उनमें दिख रही थी। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे दौर का मतदान हुआ तो हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव समाप्त हो गए हैं। गाजियाबाद में जीत के बाद कई जगहों पर पार्षद सभासद ने विजय जुलूस निकाला। कई ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें जीत के बाद पैसे उड़ाए गए और घोड़े पर सवार भी हुए। वहीं बड़े बड़े डीजे भी बजाए गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 जून से हिमाचल प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जनसंपर्क अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है। ये फैसला आज हुई बीजेपी नेताओं की अहम बैठक में हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश संगठन महामंत्री मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। सीएम सुक्खू ने इस बार ये दावा राज्य के सचिवालय के नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर किया। सीएम ने सचिवालय की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया उसे 43 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 8 मंजिला बिल्डिंग में हाईटेक पार्किंग सहित हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद सचिवालय कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी काम में तेजी लानी होगी। फाइल तेजी से निपटाने होंगे ताकि हम 10 साल में हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने में कामयाब हो पाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर में पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने जिला के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और कहा कि जो भी अधूरे हैं उन कामों में तेजी लाने के लिए निर्देश दे रहा हूं। केंद्रीय मंत्री ने यहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के काम से देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।